हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, करेंट अफेयर के अपने इस प्रोग्राम में आज हम लोग का डे 12 है और आज हम लोग जो आगे के महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उस पर चर्चा करेंगे। ध्यान देंगे दोस्तों कि अब हमारे पास 15 दिन से कम समय, यानी ये 15 दिन तो नहीं, अब 14 दिन हमारे पास बस बचा है। यानी हमारे पास हम कह सकते हैं नियर अबाउट 2 हफ्ते का, 2 वीक का हमारे पास टाइम है प्रीलिम्स के लिए। अब यहाँ से आप समझ सकते हैं कि आपके ऊपर एक सही रणनीति के बिना यहाँ पे काम करना एकदम मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों, आगे जीएस के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी हो, तो हम लोग बैक ईयर का डिस्कशन कर चुके हैं। दोस्तों, बैक ईयर के हम लोग डिस्कशन में सन 2000 से लेके सन 2015 तक के पूरे पेपर का डिस्कशन जीएस का कर चुके हैं। जो दोस्त इस वीडियो को नहीं देखे हैं, ये लेक्चर्स नहीं देखे हैं, उनसे निवेदन है कि वो एक बार जरूर देख लें। साथ ही साथ दोस्तों, आज हम लोग कल से हम लोग पिछले दिनों से देखें तो हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब सब्जेक्ट में क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना, जैसे हम लोग कल पॉलिटी पे चर्चा किए थे कि वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनको देख के ही पेपर में जाना है। मतलब जिनको देखे बिना जाना पेपर में कह सकते हैं कि अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर होगा। तो आज हम लोग देखेंगे कि हिस्ट्री में क्या करके जाएं, जरूर जाएं। मतलब कम से कम हिस्ट्री में कितना तो जरूर करके जाएं। मतलब ऐसा नहीं कि केवल उतना ही करके जाएं। आपके पास टाइम है, आप और कर सकते हैं, अपनी स्ट्रेटजी में और भी जोड़ सकते हैं, लेकिन पढ़ने के तरीके को थोड़ा सा इस पे जरूर रख लेंगे, क्योंकि यहाँ से जो 4-5 टॉपिक आपको 6 टॉपिक बताया जाएगा, यहाँ से मान के चलिए नियर अबाउट 10 क्वेश्चन यहीं से रहेगा। इसलिए बहुत ध्यान से सुनने का काम है। बेसिकली जो बताया जा रहा है, आसानी से जितना बोले जाएगा इस 5-7 टॉपिक में, उसको खत्म करने में आपको हद से हद 5 से 7 घंटे लगेंगे। खत्म करने के लिए तो 2 से 3 घंटे में खत्म हो जाएगा। दोस्तों, आपके ऊपर है आप कितने देर में उसको खत्म कर लेंगे। अब आती है कि मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। शुरू सीधे मॉडर्न से करते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ने के लिए आपका क्या स्ट्रेटजी हो। तो दोस्तों देखेंगे कि 1857 के बाद से जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसको आप लोग कालानुक्रम के हिसाब से पढ़ेंगे। यानी जितनी भी घटनाएं हैं उनको एक ऑर्डर में रख लेंगे, चाहे वो गांधीयन मूवमेंट हो, चाहे वो गांधीयन मूवमेंट हो, और चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो जनजातीय आंदोलन हो, चाहे वो अंग्रेजों के द्वारा, यानी अंग्रेजों के द्वारा, या हम लोग कहें कि जनरल के द्वारा, गवर्नर जनरल के द्वारा, वायसराय के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा किए गए सुधार हो। इतने चीज़ को आप ध्यान दे देंगे। यानी जनजातीय आंदोलन जो है उसको ध्यान से देख लेंगे, किसान आंदोलन को आप ध्यान से देखेंगे, और ध्यान से देखेंगे नहीं, कालानुक्रम के हिसाब से देखेंगे, ऑर्डर के हिसाब से देखेंगे। गांधीयन मूवमेंट को ध्यान से देख लेंगे। साथ ही साथ अंग्रेजों ने जो सुधार किए हैं एक बार उसको देख लेंगे। हालांकि इसके लिए हम लोग आपको एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का, करंट अफेयर बोल रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट पीडीएफ हम लोग फैक्ट का कल सुबह तक या आज ही आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिससे आपको समस्या ना हो। उसको पढ़ने से ये रहेगा कि बेसिक जो एक फैक्ट है वो आपका निकल जाएगा। तो पीडीएफ तैयार हो गया है, उसको आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अब आते हैं दोस्तों कि कुछ चुटपुट और संस्थाएं बनी हैं। उन संस्थाओं के संस्थापक कौन से, और जो नेशनल मूवमेंट के जो हम लोग कह सकते हैं कि मूवमेंट करने वाले थे, यानी हम लोग कह लें कि जो फाइटर्स थे, उनकी जो बुक्स थी, जो पत्रिकाएं थी, उसको जरूर देख लीजिएगा। यानी जो उनकी बुक्स रही हैं, जो उनकी पत्रिकाएं रही हैं, उनको जरूर देख लेंगे। खास तौर पे पत्रिकाओं में देखेंगे कि ये पत्रिकाएं कब प्रकाशित हुई थी या नहीं, किस लैंग्वेज में प्रकाशित हुई हैं और किसने किया है। ये 2 चीज़ ध्यान देंगे। साथ ही साथ कुछ जो छोटे मोटे संगठन बने थे, जैसे स्वराज पार्टी, गदर आंदोलन या गदर पार्टी, ऐसे जो छुटपुट पार्टीज बनी थी उनके बारे में भी ध्यान दे लेंगे। तो अगर पढ़ने का तरीका जो यहाँ कर लेंगे तो मेरा पूरा विश्वास है कि गांधीयन मूवमेंट से कम 2 से 3 क्वेश्चन आएगा। किसान आंदोलन और जनजातीय आंदोलन से 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से धर लीजिए। बुक्स और पत्रिकाओं से मेरा मानना है कि कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन धर लीजिए। जो चुटपुट पार्टीज बनी थी छोटा मोटा, वहाँ से कम 1 से 2 क्वेश्चन धर लीजिए। और जो अंग्रेजों के सुधार थे, कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन वहाँ धर लीजिए। यानी मिनिमम आप 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6 क्वेश्चन तो यहीं से पाएंगे, और मैक्सिमम 9 क्वेश्चन। तो देखिए, यहाँ से केवल 3 घंटे में आप पढ़ाई करके 6 से 9 क्वेश्चन को आप सेव कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, इसके बाद से और क्या करेंगे आप देखिए मेडिवल के लिए क्या करेंगे। हाल के दिनों में हम देखेंगे कि मेडिवल हिस्ट्री का रोल बढ़ा है। यानी पिछले दिनों में हम लोग देखेंगे तो सर्वाधिक क्वेश्चन मेडिवल हिस्ट्री से ही आए। अकेले 10 क्वेश्चन का रोल अकेले मेडिवल हिस्ट्री से था, और 8 से 9 क्वेश्चन बस मॉडर्न हिस्ट्री से थे, और 3 क्वेश्चन की करीब में एंशिएंट हिस्ट्री से था। लेकिन मेडिवल हिस्ट्री का दोस्तों जो हम लोग एक स्टडी किए हैं कि यार पढ़ना कितना है, तो मेडिवल हिस्ट्री का 90% से प्लस हिस्सा आया है
मुगल पीरियड से और दिल्ली सल्तनत से। और इन दोनों में भी आपको सीमित पढ़ना है, जैसे आपको पढ़ना है आर्ट एंड कल्चर इनका, यानी जो आर्ट एंड कल्चर में जो इनके डेवलपमेंट हुए हैं, इन राजाओं के द्वारा जो डेवलपमेंट किए गए हैं उनके बारे में पढ़ना है। जो प्रशासन में यानी एडमिनिस्ट्रेशन में जो डेवलपमेंट किए गए हैं उनके बारे में पढ़ना है। और इस बीच में जो लिखी गई बुक्स हैं, मेडुअल पीरियड में जो लिखी गई बुक्स हैं उनके बारे में पढ़ लेना है। और यहीं से आपका इन 3 सेगमेंट को अगर पढ़ते हैं तो ईजिली अगर मेडुअल का 6 क्वेश्चन आएगा तो 4 क्वेश्चन इसी पे रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा। अब बात आती है कि दोस्तों एंशिएंट हिस्ट्री के लिए क्या करेंगे। एंशिएंट हिस्ट्री के लिए क्या करेंगे, तो एंशिएंट हिस्ट्री के लिए दोस्तों इस बार का इंपॉर्टेंट टॉपिक है बुद्धा, जैन और महाजनपद काल और ऋग्वैदिक एरा। इसका केवल फैक्ट देखिए बस, जो महाजनपद काल थे उनकी जो राजधानियां थी खासतौर पे वो देख लीजिए। बुद्धा में पीरियड में हम लोग ध्यान से देखेंगे कि जो डिवीज़न हुआ है, जो इनके कुछ और बुक्स हैं जैसे सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, इन सब के बारे में देख लेंगे। जो और भी चुटपुट बुद्धा धर्म में संप्रदाय बने हैं उनके बारे में देख लेंगे। यही सब जैन के बारे में देख लेंगे। और इस बार थोड़ा सा एक सिख धर्म के बारे में, हालांकि ये तो एंशिएंट का हिस्सा नहीं है लेकिन ये मेडुअल और मॉडर्न का कह सकते हैं हिस्सा है। तो मेडुअल का बेसिकली सिख धर्म हिस्सा है। तो थोड़ा सा एक बार सिख धर्म के बारे में एक ऑर्डर देख लेंगे और जो थोड़े थोड़े बीच में डेवलपमेंट किए गए उसके बारे में देख लेंगे, यानी बेसिकली डेवलपमेंट को देख लेंगे कि किस सिख गुरु ने ये एक चीज़ नया की, इसको देखना है। अगर आप पढ़ने की स्ट्रेटजी बस इतना कर लेते दोस्तों तो मेरे से लिख के ले लीजिए कि हिस्ट्री का मैक्सिमम क्वेश्चन आप करने के लायक हो जाएंगे। हालांकि मेरा मानना है कि आपकी तैयारी अच्छी होगी, आप इससे अलग भी स्ट्रेटजी बना सकते हैं, लेकिन ये जो टॉपिक्स आपको बोले गए ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। आप पिछले 5 साल नहीं, पिछले 10-15 जितने साल का आपको पेपर उठा के देखिए, बैक ईयर पढ़ाया भी गया, आप देख लीजिए क्वेश्चन जरूर यहाँ से आए हैं। तो आ जाते हैं सीधे अपने क्वेश्चन पे। आज हम लोग दोस्तों, कल हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ चुके थे और आज हम लोग 16 से आगे जाएंगे दोस्तों। कल हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ चुके थे। 16वां नंबर क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं दोस्तों। 16वां नंबर क्वेश्चन था पर कैपिटा इनकम के ऊपर कि भैया किसकी पर कैपिटा इनकम, जो भारत के स्टेट है, जो भारत के राज्यों में ज़्यादा है, तो गोवा का ज़्यादा है, फिर सिक्किम का था, फिर हरियाणा का था। अब बात आती कि गोवा का है कितना, तो 42, 21, 49 यानी 4,22,149 रुपया गोवा का पर कैपिटा इनकम है। इसके बाद से सिक्किम का है, फिर हरियाणा का है। आप केवल गोवा का याद करिए, ऑर्डर तीनों याद कर लीजिए। रुपया अगर आपको याद करना है, हालांकि जरूरी नहीं है, फिर आप 42, 21, 49 याद कर सकते हैं गोवा का। आता है 17 नंबर क्वेश्चन। हालांकि अब ये आंकड़ा डगमगा गया है लेकिन फिर भी देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2019 में जो डॉलर में भारत की पोजीशन थी वो क्या थी। तो 2019 में जो भारत की डॉलर में पोजीशन थी वो 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था थी, यानी केवल 4 ही लोग भारत से आगे थे डॉलर में। 5वें नंबर पे भारत खड़ा था। लेकिन वहीं पीपीपी के आधार पे, पीपीपी मतलब परचेजिंग पावर पैरिटी, इसमें भारत की जो रैंक थी वो 3rd थी। इसमें जो भारत की रैंक थी वो 3rd थी। 2024 तक हमको पता है कि हम लोग 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने का एक टारगेट रखे थे, जो कि बीईओ के क्वेश्चन में पेपर में आ भी चुका है। हालांकि अब ये टारगेट थोड़ा सा दूर हो गया, उम्मीद करेंगे कि हम लोग जल्दी इसको अचीव करें। आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय कितना आया है। क्योंकि अभी हम लोग हर चीज़ का देख लिया है, तो भैया यूपी का पेपर है, इस बार यूपी स्पेशल का ऐसा माना भी जा रहा है कि बहुत दबदबा रहेगा। इसलिए रहेगा कि हाल के दिनों में आयोग की बहुत बेइज्जती भी हुई है यूपी स्पेशल क्वेश्चन ना देने के कारण। हाल के दिनों में हम देखेंगे रिजल्ट आया, उसमें भी टॉपर्स अदर स्टेट के रहे, इसलिए भी बेइज्जती हुई है। और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के ऊपर एक प्रेशर पड़ चुका है। तो इस बार यूपी स्पेशल और जनगणना से क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। 64,330 रुपया है इस बार यूपी का पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय 64,330। आप देख सकते हैं कि केवल 5 डिजिट में है, वही गोवा 6 डिजिट में है और उसका है 42, 21, 49। 42, 21, 49। आप इस तरह से समझ सकते हैं कि हम लोग कह सकते हैं कि नियर अबाउट 8 गुना, 7 गुना, 7 छक 42, तो 7 गुना पर कैपिटा इनकम है गोवा की। आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे कि भारत की जीडीपी में यूपी का कितना योगदान है। तो देखेंगे दोस्तों कि यूपी का योगदान जो भारत की जीडीपी में था इस बार वो था 8.8% का यूपी योगदान की थी। और भारत के समस्त राज्यों में भारत को जीडीपी योगदान में यूपी का 3रा रैंक था। हालांकि इसमें किसका पहला था, तो महाराष्ट्र का पहला था और जो दूसरा था वो था तमिलनाडु का, जो सेकेंड था वो था तमिलनाडु का। तो महाराष्ट्र फर्स्ट था, तमिलनाडु सेकेंड था।
अब ये चार्ट जो है दोस्तों, ये चार्ट फिर से हम बोल देते हैं कि घटना चक्र की दृष्टि से लिए हैं, घटना चक्र की दृष्टि से लिए हैं। आप सब लोग एक बार घटना चक्र की दृष्टि जरूर पढ़ लें, बार बार दोस्तों बोल रहे हैं, एक बार जरूर देख लेंगे। इस लेक्चर के साथ साथ देखेंगे, आपको एकदम मजा आएगा पढ़ने में। अब देखिए यहाँ पे आती है कि जो पहला स्लैब है, इसमें देखेंगे कि जो टैक्सेशन का स्लैब बनाया गया है वो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 कुल 7 स्लैब बनाए गए हैं। और इस 7 स्लैब में जो पहला है वो है 0 से 2.5 लाख रुपया। यानी अगर आप सालाना 2.5 लाख रुपया कमाते हैं तो आपको पहले भी छूट था और अब भी छूट है। यानी पहले भी आपको टैक्स नहीं भरना था और अब भी आपको टैक्स नहीं भरना है। लेकिन अगर आप 2.5 लाख से 5 लाख रुपया सालाना कमाते हैं तो पहले भी आपको 5% टैक्स देना था और आज भी आपको 5% टैक्स देना है। अब बात है क्या ये इंपॉर्टेंट है? तो दोस्तों ये दोनों नहीं इंपॉर्टेंट है। चेंजिंग हमेशा इंपॉर्टेंट होती है, परिवर्तन हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। आप देखेंगे तीसरा क्या है, तो 5 से 7.5 लाख अगर कमाते हैं तो पिछले दिनों में आपको टैक्स देना था, यानी वर्तमान दर थी 20%, लेकिन जो नई कर दर है वो कितना है 10%। यानी आपके टैक्स को घटाया गया है। 5 से 7.5 लाख कमाने वालों का टैक्स पहले 20% देना था, लेकिन अब उनको बस 10% देना है। कम करने के पीछे टारगेट होता है दोस्तों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स को भरने के लिए इच्छुक हों, ताकि जो भारत का और हम कह सकते हैं कि जो इकोनॉमी है वो अच्छी हो सके। 7.5 से 10 जो अगला स्लैब है उसमें पहले 20% था, अब उसको 15% किया गया। यानी देखेंगे 10 15 20 किया गया है। पहले 20 20 30 था और 30 को 20 किया गया है। लास्ट वाला स्लैब देखिए आप लोग, 15 लाख से ऊपर पहले भी 30% था, अब भी 30% है। यानी आप 15 लाख से ऊपर अगर तब भी कमाते थे तो 30% देना था और अब भी देना है। लेकिन जो बीच के 4 स्लैब हैं, यानी हम लोग कह सकते हैं कि 5 से 7.5, 7.5 से 10, 10 से 12.5, यानी 2.5 लाख का देखिए अंतर है। 2.5 लाख को जोड़ा गया है। 5 में 2.5 लाख जोड़ा गया 7.5, 7.5 में जोड़ा गया 10 हो गया, 10 में जोड़ा गया 12.5 हो गया, 12.5 में जोड़ा गया 15 हो गया। और नई कर दर क्या है 10 15 20 25। बहुत आसान याद करना, चारों स्लैब को याद करिए, 10 15 20 25। पहले कितना था? तो पहले था 20 20 30 30। पहले था ऊपर का 2 20 था और नीचे का 2 30 था। तो इस तरह से हम लोग हाँ, एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि पिछली बार जो 7 स्लैब थे उनमें से 3 स्लैब ऐसे थे जिनमें आपको 30% देना था टैक्स। यानी 10 लाख के ऊपर आप जैसे कमाते थे, वर्तमान दर क्या थी कि आपको 30% प्लस आपको टैक्स देना था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब बाढ़ दिया गया है, 20% किया गया है, 25% किया गया है और 30% किया गया है। यानी अब 30% का केवल एक स्लैब है। पिछली बार कितनी थी, यानी वर्तमान दर कितनी है 3 थी, लेकिन अब कितनी होगी, बस 1 होगी। आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे। यूपी पशुधन संख्या में, हालांकि इसमें कुक्कुट को शामिल नहीं किया गया है, वरना पशुधन संख्या में अपना उत्तर प्रदेश पहला रैंक है, पहला रैंक है। तो कुक्कुट के मामले में, सॉरी, पशुधन संख्या के मामले में, संख्या के मामले में हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश पहला रैंक है। और पूरे भारत की 13.4% पशुधन अकेले अपने उत्तर प्रदेश में है। हालांकि मत्स्य उत्पादन में उत्तर प्रदेश को तीसरी रैंक मिली है, मत्स्य उत्पादन में उत्तर प्रदेश को 3rd रैंक मिली है। यानी हाल गवर्नमेंट को मत्स्य उत्पादन पे फोकस करना होगा ताकि पर कैपिटा इनकम को बढ़ाया जा सके। मत्स्य उत्पादन में फर्स्ट कौन है, तो आंध्र प्रदेश। जो आंध्र प्रदेश है वो मत्स्य उत्पादन में फर्स्ट रैंक है, और जो वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल है वो मत्स्य उत्पादन में 2nd रैंक है। 23rd नंबर क्वेश्चन, 23rd नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला राज्य है। तो उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला राज्य है। इसको हम लोग चूंकि पहले भी देख चुके हैं, यानी हम लोग ऊपर ही जब टारगेट पढ़े हैं दुग्ध प्रसंस्करण उद्योग का, पिछले दिनों में पढ़े हैं कि 2025 तक दोगुना करने का, वहीं हम लोग इस पर चर्चा कर लिए थे। अब दुग्ध उत्पादन का क्रम देख लीजिए, तो ये तो भारत टॉप पे सबको पता है, लेकिन पाकिस्तान 3rd पे होगा, ये कोई तुक्का नहीं लगा पाएगा। तो याद कर लीजिए, भारत फर्स्ट पे है, यूएसए 2nd पे है, पाकिस्तान 3rd पे है, और उसके बाद से उसका भाई है चाइना, और उसके बाद से ब्राज़ील है। तो इंडिया, यूएसए, पाकिस्तान, चाइना और ब्राज़ील। IUPCB, PCB हमको पता है कि पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड का नाम है, और IU जो भी बना लीजिए, तो IUPCB याद कर जाइए, ये दुग्ध उत्पादन का क्रम है। आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे। 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वर्ष 2021 की पहली तिमाही, जो कि अप्रैल से जून की होती है, में GDP में इतने % का संकुचन आया है। हमको पता है पूरा बवाल भी मचा है,
23.9% का संकुचन आया, यानी जीडीपी जो अपनी निगेटिव गई है इतनी गई है। जीडीपी निगेटिव जाने के पीछे आपको पता है दोस्तों कि जीडीपी होता ही है कि एक डिफिनीशन के हिसाब से हमको लोग पता चल जाएगा कि भैया जब पूरी लॉकडाउन के पीरियड में लोग देखेंगे पूरे के पूरे प्रोडक्शन बंद थे तो जीडीपी को निगेटिव जाना ही था, हालांकि बहुत ज़्यादा निगेटिव चली गई है, इस चीज़ को ध्यान देंगे। यही रीज़न है कि जो हम लोग 5 ट्रिलियन की एक अर्थव्यवस्था बनाने के टारगेट चल रहे थे 2024 तक, वो अब दूर का ढोल हो गया है। 2024 तो ठीक है नहीं हो पाएगा, लेकिन मेरा अंदाजा है कि वो 2030 तक कम से कम नहीं हो पाएगा। हालांकि उम्मीद करेंगे कि अपना आत्मनिर्भर भारत स्वदेशी अभियान और प्रमोट होगा और जो हमारा टारगेट है वो हम जल्द से जल्द अचीव कर लेंगे। अगला आते हैं दोस्तों जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में अगस्त में जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट है, मॉनेटरी पॉलिसी जो उनकी समिति है उसकी बैठक हुई है और उसमें एक स्लैब तैयार कर दिया गया है कि भैया सारी चीज़ें होंगी कितनी। तो देखिए इसमें जो आरक्षित अनुपात है, यानी जो CRR है इस बार का 3% है, CRR 3% है, SLR इस बार 18% है, SLR 18% है। जो इसमें आधार दर है वो 4.5 से यानी हम कहते हैं 7.5 से 7.40 से 9% है और बचत जमा दर इतना है। हालांकि ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये था, इंपॉर्टेंट ये था और इंपॉर्टेंट नीचे का है कि रेपो दर कितना है 4%, रिवर्स रेपो दर क्या है 3.35%, बैंक दर कितना है 4.25% और MSF रेट कितना है 4.25%। अब दोस्तों होमवर्क क्या है, होमवर्क क्या है कि आपको रेपो रेट क्या होती है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है, MSF क्या होता है, CRR क्या होता है और SLR क्या होता है। ये छवो जो कीवर्ड्स हम लोग कह सकते हैं, इनके बारे में एक बार डिफिनीशन कम से कम देख लीजिएगा, डिफिनीशन कम से कम देख लीजिएगा। मेरा पूरा मानना है कि इस बार इस डिफिनीशन से कम एक डिफिनीशन आ रहा है। तो क्योंकि पिछले दिनों में ये डिफिनीशन आया नहीं है और हाल के दिनों में ये दरें बहुत चेंज की गई हैं, क्योंकि ये दरें जो हैं ये बहुत रोल निभाएंगी मार्केट में पैसा को फ्लो कराने में। हम लोग को पता है कि पूरी मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने में इन दरों का पूरी यूज करती है आरबीआई। इस बार बेहद इंपॉर्टेंट है, ये कीवर्ड्स हम पिछले कई दिन से बोल रहे हैं कि ये कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है। इस बार इसके PDF नहीं होगा तो हम लोग बना के भेजने की कोशिश करेंगे, फिर भी दोस्तों निर्भर रहने से बेहतर है आप एक बार जरूर कर लेंगे। आगे आते दोस्तों कि सबसे कम शिशु मृत्यु दर इस बार, यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR जो है, सबसे कम जो IMR है वो है नागालैंड का। इस बार हम लोग देखेंगे कि 1000 में केवल 4 IMR जो है, यानी जो मोर्टेलिटी रेट है वो नागालैंड की है, जबकि सर्वाधिक किसकी है तो मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश में कुल 48 बच्चे हैं। तो आप देख सकते हैं कि 1000 बच्चे जो पैदा हो रहे हैं उनमें से नागालैंड में केवल 4 बच्चों की डेथ हो रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में 48, यानी सबसे ज़्यादा कहाँ पे है तो मध्य प्रदेश में। ये डाटा कब का है तो 2018 की स्थिति है, 2018 की स्थिति है। यानी आप समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश की कितनी बुरी हाल है कि 48 बच्चे जन्म लेने वाले 1000 में से डेथ हो जा रही है उनकी, जबकि नागालैंड में इसकी स्थिति 4 है। आते हैं अगला कि भारत के सबसे बड़े राज्यों में जो सर्वाधिक जन्म दर है वो 26.2% के साथ 26.2% के साथ बिहार अपना नंबर 1 पे है, अपना बिहार नंबर 1 पे 26.2% के साथ। और सबसे कम पे कौन है तो सबसे कम पे अपना है केरला, जिसका है 13.9%। यानी देखिए ध्यान से, तो लगभग 12% प्लस में है आपका बिहार। तो सबसे कम में है केरला और सबसे अधिक है बिहार। अब आता है कि जबकि सभी राज्यों एवं केंद्र शासित, यानी अब हम लोग क्या करें स्टेट को और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको मैच करा लें, तो हम लोग देखेंगे कि जो सबसे कम जन्म दर है वो है अंडमान एवं निकोबार की 11.2%। अगर केवल स्टेट की बात करेंगे तो 13.9% है केरला की, और मिला के करेंगे तो अंडमान और निकोबार की। ये बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला 29 नंबर क्वेश्चन पाते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि शिशु मृत्यु दर का वर्तमान स्तर वर्ष 2018 में प्रति 1000 जीवित जन्म पर 32 शिशुओं के, यानी राष्ट्रीय स्तर पर तो 32 है, राष्ट्रीय स्तर पर 32 है। जबकि हमको पता है नागालैंड में 4 है
और मध्य प्रदेश में 48 है। यानी राष्ट्रीय स्तर से बहुत कम है नागालैंड और बहुत ज़्यादा है मध्य प्रदेश। वर्ष 1971 में 129 बच्चों की डेथ हो जाती थी। अब अगर हम लोग अपने साइंस को या अपनी मेडिकल साइंस के डेवलपमेंट की बात करें तो आप लोग यहीं से समझ सकते हैं कि 1971 में जहां हमारी मेडिकल साइंस इतनी कमज़ोर थी कि हमारे पैदा होने वाले 1000 बच्चों में से 129 मर जाते थे, आज केवल 32 हैं। तो याद करेंगे, ये इंपॉर्टेंट नहीं बकवास था, केवल इंपॉर्टेंट ये है कि राष्ट्रीय स्तर क्या है शिशु मृत्यु दर का, IMR का, तो है 32। अगला है कि राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में जो शिशु मृत्यु दर का आंकड़ा है वो इसको हम लोग पढ़ भी चुके हैं, तो ये आंकड़ा हो भी चुका है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि आज हम लोग कुल अब तक हम लोग 230 क्वेश्चन को फिनिश कर चुके हैं। हालांकि हम लोग एग्जैक्ट देखें तो 235 क्वेश्चन फिनिश कर चुके हैं, क्योंकि जो हम लोग का लेक्चर नंबर 10 है उसमें 2005 क्वेश्चन हम लोग लगाए हैं। तो इस तरह से आर्थिकी के लिए हम लोग 30 क्वेश्चन देख लिए। और भी जो इंपॉर्टेंट आर्थिकी के क्वेश्चन होंगे, चाहे वो यूपी के हो चाहे वो इस पूरे देश के हो, उसको हम लोग एक बार जो 2-4 फैक्ट और छोटे होंगे कर लेंगे। हालांकि एक बार आप लोग घटना चक्र की दृष्टि से जरूर देख लेंगे दोस्तों। और इस तरह से जो जितने भी इंपॉर्टेंट थे बेसिकली उनको करने की कोशिश किए हैं। थोड़ी सी दोस्तों आप लोग अगर थोड़ा सा घटना चक्र पढ़ेंगे तो जो इस बार बजट में दिया गया है, यानी कितना मनरेगा को दिया गया है, कितनी एजुकेशन सेक्टर में लगाया गया है, कितना हेल्थ में लगाया गया है, थोड़ा एक बार इसमें नज़र फेर लेने का काम है। क्योंकि इस बार देखेंगे मनरेगा पे RO ARO के एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, तो क्या पता कि मनरेगा छोड़ के कुछ और पकड़ ले इस बार। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं कल।